चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ, तो कल मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया था, आप लोगों ने रिवाइज किया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Ma'am, your voice is cracking a lot. ओके, राइट नाउ Now it's clear, ma'am. आप सही आ रही है? Yes, ma'am. ओके, अनुष्का, व्हाट अबाउट यू? Yes, ma'am. ओके, तो कल मैंने 4 लॉ पढ़ाया था, बॉयज गार्डन्स लॉ और 4 लॉ, ये सारी चीजें पढ़ाए थे। आज हम मैम पढ़ेंगे आइडियाज इक्वेशन। मैम अब क्रैक कर रही है जब आप बोल रहे हो लॉन्ग सेंटेंसेस। यस मैम। ओके ओके, आज स्टार्ट करेंगे आइडियल इक्वेशन, ठीक है? आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, अब हमारा जो हमने जो पढ़ा पहला बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और आपने एवोगाड्रोस लॉ, ये तीनों को मिला के हम एक इक्वेशन निकालते। जैसे आपने कल क्या पढ़ा था, आइडियल गैस, हेडिंग दे देना आइडियल गैस इक्वेशन, और मैं बताने जा रही हूँ उसमें क्या है। आपने कल पढ़ा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, कांस्टेंट रहेगा तो आपका P जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V होगा। बॉयल्स लॉ के हिसाब से अपने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ठीक है, दूसरा आपने ये पढ़ा था जब V और N कांस्टेंट रहेगा तब जो P होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। ये कौन सा लॉ है आपका? गेल-लॉक लॉ है। अब इन दोनों लॉ को हम कंबाइन करेंगे तो P क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, अगर हम N नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/V। तो आपने पढ़ा है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट आपका क्या है? R है। P इज इक्वल टू R NT/V। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा PV इज इक्वल टू NRT। मैम ये कहाँ से यहाँ पे आया? जो आपने कांस्टेंट लगाया R, उसे क्या कहाँ से आया? मैम P कब से? देखो मैंने यहाँ लिखाया है, बॉयल्स लॉ क्या होता है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, और गेल-लॉक लॉ क्या? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही है ना? तो मैंने दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है PP, तो हमारा हो गया T/V। अब अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो T/V होगा, अब मैं N मोल्स की बात करूं तो क्या होगा? NT/V होगा। अगर मैं कांस्टेंट का साइन हटाती हूँ तो वहां पे R लगाते हैं। क्या लगाते हैं? R। मैम कैन यू ठीक है, एक्सप्लेन दिस जब अगेन? हम प्रोपोर्शनल का, मैं ये कह रही हूँ कि आपने कल मैंने पढ़ाया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर और मोल P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मैंने पढ़ाया था कि वॉल्यूम लें और नंबर ऑफ मोल्स लें, अगर कांस्टेंट रहेगा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू गेल-लॉक लॉ। अब इन दोनों लॉ को अगर मैं मिलाती हूँ, कंबाइन करती हूँ, दोनों साइड देखो P है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? PP। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/B और T, तो T/V हो गया। अब मैं 1 मोल की बात करूँ तो T/V, अगर मैं N नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/V। ठीक है, आपने पढ़ा है कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट नंबर लगाते हैं, जो हमने लगाया दैट इज R। क्या है वो? R, जिसे कहते हैं गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314। ठीक है, अब मैंने V को इधर कर दिया है तो क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल टू NRT। यही आपका आइडियल गैस इक्वेशन है। मैम but won't N be the constant then?
नहीं नहीं हमने n कांस्टेंट नहीं, अगर हम यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स के लिए कर रहे हैं, एक मोल के लिए तो आपका एक मोल है, तो अगर कांस्टेंट है, अगर मैं एक मोल की बात करूँ तो n इज 1, किसी पर्टिकुलर गैस के लिए n तो कांस्टेंट रहेगा ना। अगर मुझे यहाँ पे n2 रखूं नंबर ऑफ मोल्स, तो n यहाँ पे 2 होगा, अगर मैं 3 मोल लूं तो n3 होगा, डिपेंड करता है मैं कितने मोल्स ले रही हूँ। एक मोल के लिए तो t by v होगा, एज द नंबर ऑफ मोल्स चेंजेस n की वैल्यू यहाँ पे n उधर, ma'am, when we put भी, n उधर, wasn't that the constant then? नहीं इट्स नॉट अ कांस्टेंट। Then ma'am, how can we put n on the right side? मुझे समझ नहीं आया तुम क्या क्वेश्चन कर रही हो। मैम आपने बोला था ना राइट साइड पे जो भी डालते हैं वो कांस्टेंट होता है, तो आपने n डाला, वो कांस्टेंट क्यों नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा था राइट साइड पे जो डालते हैं कांस्टेंट होता है? मतलब मैं ये कहा था मैंने, जब प्रोपोर्शनल साइन आप हटाते हो तो एक कांस्टेंट वैल्यू डालते हो, एक वैल्यू डालते हो जो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटा के एक वैल्यू डाला कांस्टेंट, जिसका नाम है आर। क्या नाम है वो? आर। आर क्या आपका गैस कांस्टेंट है। आर इज गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है। जैसे पाई होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होता है, सेम आर की वैल्यू फिक्स है 8.314। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं आर। आपका इक्वेशन जो बन गया P इज इक्वल टू एनआरटी, मैंने V को उधर ले गई, P इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको P दिया रहेगा, आपसे आपको PV दिया रहेगा और R और N दिया रहेगा, आपसे टेम्परेचर पूछ लेगा। हो सकता है आपको वॉल्यूम दिया रहे, एनआरटी दिया रहे तो आपसे प्रेशर पूछ ले, तो कुछ भी एक को हटा देगा, बाकी देके आपसे पूछ सकता है। अब जो आपका आइडल गैस क्या होता है? आइडल गैस वो गैस होता है जो आपस में इंटरैक्ट नहीं करते, दे आर नॉन इंटरैक्टिंग गैस। आपको पता है ना, दो गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, पर यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं होता, अट्रैक्शन इज जीरो, बस दो गैस नॉर्मल रहेंगे, मतलब कोई इंटरैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, उसे हम आइडल गैस कहते हैं। Ma'am, but why did we use these two equations only? क्या इशिका? Why did we only use these two equations? क्योंकि हमें सारा इक्वेशन तो सेम ही चीज कह रहे हैं ना। आप अगर चार्ल्स लॉ देखो तो चार्ल्स लॉ क्या कह रहे हैं? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आप वॉल्यूम यहाँ लेके जाओ, चार्ल्स लॉ यही कहता है ना, अगर ये वॉल्यूम हमारा यहाँ, अगर इसको यहाँ ले जाएंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो यहाँ पे वॉल्यूम आपका और सामने टेम्परेचर है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं हो गया चार्ल्स लॉ के हिसाब से? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स नहीं हो गया आपका वो एवोगाड्रोस लॉ से? नहीं हुआ? सारा इक्वेशन तो फॉलो कर रहा है। Yes, ma'am. जब दो से ही ड्राइव हो गए तो हम बाकी क्यों यूज करें? यहाँ पे तो दिख रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ। अब आगे मूव करें? नोट डाउन कर लिया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैम आज इसका स्टेटमेंट क्या है? आइडल गैसों का स्टेटमेंट नहीं, बस इक्वेशन है जो हम लोग ड्राइव करते हैं कि आइडल गैस इक्वेशन जो था, वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या था? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आपको इसी बेसिस पे क्वेश्चन आएगा कि आपको एक कोई टर्म नहीं दिया रहेगा, बाकी आपको टर्म दिया रहेगा और आपसे एक क्वेश्चन, एक टर्म पूछेगा पी बताइए या वी पूछेगा। ठीक है, बाकी आपको यू हैव टू जस्ट यूज दिस इक्वेशन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। हम लोग को न्यूमेरिकल्स यूज करने में ये इक्वेशन यूज होगा, बस इतना इक्वेशन, क्योंकि तो मैंने मैम पहले आइडियल लिखा गैस इक्वेशन का कोई कुछ भी नहीं है? नहीं, बस इसमें आपको यही दिखाना है, जब आपको ड्राइव करना है आइडल गैस इक्वेशन तो आप दोनों लॉ को दिखाना, आपका जो लॉ है बॉयल्स लॉ और गेल-लिस्टॉप लॉ, और दोनों इक्वेशन को ऐड करके आइडल गैस इक्वेशन निकाल देना। ठीक है, तो इस पे आपको क्वेश्चंस आएगा सॉल्व
करने के लिए। अब मैं आर की वैल्यू बता देती हूँ, यू हैव टू लर्न। जैसे आप पाई की वैल्यू याद करते हैं वैसे आर की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। आर जो आपका यहाँ पे है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। देखो कैसे आएगा, ये जो यूनिट आया है जूल पर केल्विन पर मोल कैसे आएगा? आपने इक्वेशन पढ़ा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। यहाँ से आर क्या होगा? एनआरटी, दिस इज टी। यहाँ से आपका आर क्या होगा? आर होगा आपका पीवी बाई एन टी होगा। और कोई दिक्कत है? अब आपका प्रेशर का जो यूनिट होता है एटीएम होता है, वॉल्यूम का लीटर क्यूब होता है, ठीक है। बाई आपका मोल्स का क्या होगा? मोल होगा, और टेम्परेचर का केल्विन होगा, ठीक है। तो एटीएम लीटर क्यूब को हम लोग जूल भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जूल भी। तो जूल लिख दिया, और ऊपर मोल जाएगा तो मोल इनवर्स, ऊपर जाएगा तो केल्विन इनवर्स। ये आपका यूनिट यहीं से ड्राइव हुआ है। तो आर की वैल्यू जो होती है जूल पर केल्विन पर मोल की वैल्यू कितनी है? 8.314 होता है, ठीक है। अगर मैं उसको अगर मैं आर की वैल्यू लिखूं, हाँ ठीक है, और अगर आपको अगर मैं जूल लिख के कैलोरी, क्योंकि एनर्जी का फॉर्म कैलोरी भी होता है, तो उसमें आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। एक और वैल्यू होती है आर की 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये सारी वैल्यूज ऊपर नोट डाउन वाला कर कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है? हाँ मैम 2 क्या, 2 के बाद क्या लिखा हुआ है? 2 के बाद CAL कैलोरी, CAL। एक बात और नोट डाउन कर लेना, एक कैलोरी में आपका 4.2 जूल है, 4.2 जूल है। मैम 0.0821 के बाद क्या लिखा हुआ है? लीटर पर एटीएम, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। कल मैंने जितने आपको लॉस पढ़ाया था उसमें मैं एक लॉ पे क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, ठीक है। एक लॉ पे क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आगे मैं कर रही हूँ, इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है, द क्वेश्चन इज 500 ml of a gas, 500 ml of a gas, 500 ml of a gas at 27 degree, मैं यहाँ से लिख दिया at 27 degree C is cooled up to -3 degree C at identical condition. Find new volume of gas. Find new volume of gas. Find new volume of gas. आपको क्या दिया हुआ है? आपको इतना वॉल्यूम दिया हुआ है इतने टेम्परेचर पे, तो -3 डिग्री सेल्सियस पे क्या होंगी आपकी वॉल्यूम? तो मैंने आपको ये पढ़ाया था फॉर्मूला, ये यहाँ पे आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ। तो आपने, मैंने आपको चार्ल्स लॉ पढ़ाया था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, फिर मैंने लिखाया था V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2, लिखवाया था मैंने ये चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो आपको V1 कितना दिया हुआ है? 500 ml
और आपको टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, T1 आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको केल्विन में चेंज करना होगा 273, क्योंकि हम यहाँ टेम्परेचर स्टैंडर्ड केल्विन लेते हैं, तो ये आपका 300 केल्विन हो गया। अब आपको V2 निकालना है, न्यू वॉल्यूम, और T2 कितना है आपको -3 डिग्री C, तो आप इसका केल्विन में चेंज करें तो क्या आ जाएगा, -3 डिग्री C प्लस 273 केल्विन, तो आ जाएगा 270 केल्विन। अब इसको पुट कर दो इस फॉर्मूले में, जब आप पुट करोगे तो V1 आपका कितना 500, टेम्परेचर आपका कितना है 300, V2 आपको निकालना है, T2 आपका क्या है 270, यहाँ से 20 कट हो जाएगा, V2 यहाँ से क्या होगा 270 इंटू 5/3, 3 से कट जाएगा 270, 90 बार में, तो 90 इंटू 5 450 लीटर। आइडिया मिला कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब आगे मूव करें, ये क्वेश्चन नोट डाउन मैम हो एक गया। मिनट। ओके ओके कर लो। मैम वो 450 मिलीलीटर नहीं होगा। नहीं, क्योंकि हमने जो लिया था वॉल्यूम ml में लिया था, तो आंसर भी हमें ml में ही मिलेगा ना, सॉरी ml आपने होगा, लीटर लीटर, लिखा है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रही हूँ, वो आइडल गैस इक्वेशन पे सॉल्व करवा दीजिए, जो मैंने लिखा है PV इज इक्वल टू nRT। तो आप क्वेश्चन नोट डाउन करो, क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल of methane gas of CH4 methane gas that occupies 20 liter at 1 atm pressure। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको टेम्परेचर निकालना, तो पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करना और देखना क्या पूछ रहा है। टेम्परेचर क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ मोल्स n कितना है 1 है, ऑक्यूपाइज वॉल्यूम कितना दिया हुआ 20 लीटर, और प्रेशर कितना P इज 1 atm। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला आराम से पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, आइडल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ से T क्या हो जाएगा PV बाई nR, है ना।
तो आपका यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी 180 में, वॉल्यूम 20 है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और आपका जो 0.082 होता है आपका आर की वैल्यू। ठीक है, तो आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर 1000 गया, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स आपका आंसर आ जाएगा 244 केल्विन। तो इसी तरह हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आपको 5 में से 4 टर्म्स दिए रहेंगे और 5th टर्म आपसे पूछेगा। आगे बढ़े, हो गए? वो 1000 लिखा हुआ है। कहाँ पे 4000? नो मैम, वो 1000 सॉरी, लिखा हुआ है। हाँ ये 1000 लिखा हुआ, मैंने पॉइंट आके ऊपर 1000 लिखा है ये। यस मैम। ठीक है, अब तो आपको आइडिया एक मिल गया ना ब्रीफ की क्वेश्चंस कैसे आने के चांसेस है, बस ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आप एनसीईआरटी सॉल्व करना, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां से आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, मतलब प्रेशर और डेंसिटी डी है, आपका प्रेशर पी, उन दोनों में क्या रिलेशन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वो हम आइडियल गैस इक्वेशन से ही ड्राइव करेंगे। ठीक है, आपने पढ़ा है ना कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो हमने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन में क्या है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। आपने पढ़ा है ना नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है ये। तो पीवी इज इक्वल टू, मैंने एन को लिख दिया गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास आर टी। हम ये एम को इधर ले जाएंगे, वी को इधर लाएंगे, तो एम यहाँ गया, स्मॉल वी, और यहाँ आया बाय आर टी। ठीक है, अब देखो ये मैं इसको कैपिटल डी कर दे रही हूँ, यहाँ देखना ये कैपिटल डी है। ठीक है, तो अब देखना मास बाय वॉल्यूम क्या हो रहा है, डेंसिटी हो रहा है, तो मैं ये डी यहाँ पुट कर दूंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पीएम इज इक्वल टू डी आर टी, मतलब ये एम तो मॉलिक्यूलर मास है, ये आपका हो गया। यहाँ से डेंसिटी की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी। ये आपका हो गया फॉर्मूला डेंसिटी का। आप डेंसिटी को कैपिटल डी स्मॉल डी किसी से डिनोट कर सकते, कोई इशू नहीं है। यू कैन ऑल्सो राइट डी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी।
बढ़े अब? तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डाल्टन्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? डाल्टन्स लॉ। देखो डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी कंटेनर में आपकी 2-3 गैस है, मान लो 3 गैस है, एक गैस आपका ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। अब तीनों गैस का आपका क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स एन के लिए Na होगा। मान लो ए का गैस का नंबर ऑफ मोल्स Na है, बी के Nb है और सी का Nc है, ठीक है। तो ये डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि अगर एक कंटेनर में मैंने 2-3 गैस ले लिया है, एक कंटेनर में मैंने 2-3 गैस ले लिया ए बी सी, जो और ये गैस आपस में रिएक्टिव नहीं, मतलब आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो टोटल प्रेशर होगा, वो हर के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। मान लो आपका एक गैस जो है वो प्रेशर पीए लगा रहा है, क्या लगा रहा है? पीए। तो और आपका बी गैस पीबी लगा रहा है और आपका सी गैस पीसी लगा रहा है, तो आपका जो टोटल प्रेशर होगा वो तीनों गैस के सम के बराबर होगा। पीए प्लस पीबी प्लस पीसी तीनों के सम के बराबर होगा। मैम पीटी क्या है? पीटी इज टोटल प्रेशर। इस कंटेनर में जो गैस जो टोटल प्रेशर लगा रहे होंगे, इस कंटेनर में जितने गैस प्रेजेंट होंगे, जो इंडिविजुअली जो प्रेशर लगा रहे होंगे हर गैस का, उनके सम के बराबर होगा। अभी मैं लिखवाऊंगी, बस आप समझ जाओ पहले, फिर मैं नोट डाउन करा दूंगी इसका स्टेटमेंट। ये कहता है कि अगर किसी कंटेनर में 3 गैस है ए बी सी और वो आपस में रिएक्टिव नहीं, आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और आप और मान लो ए के नंबर ऑफ मोल्स Na है, बी के Nb है, सी के Nc है, और मान लो ए प्रेशर लगा रहा है पी है अकेला, बी प्रेशर लगा रहा है पीबी अकेला, सी प्रेशर लगा रहा है पीसी अकेला, तो जो आपका टोटल प्रेशर होगा इस कंटेनर का, वो तीनों गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, ठीक है। मान लो आपका जो ए है वो 1 atm लगा रहा है प्रेशर, आपका जो बी है वो 2 atm लगा रहा है, और जो 3 है वो 3 atm लगा रहा है सी गैस, तो आपका टोटल प्रेशर इन तीनों के सम के बराबर हो जाएगा, मतलब 6 atm। आया समझ में? तो मैं स्टेटमेंट लिखवा दे रही हूँ इसका, और डाल्टन्स लॉ में स्टेटमेंट लिखो, मैं लिख रही हूँ। और ये गैस आपस में नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। देखो इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव gases, total pressure of gaseous total pressure of gas total pressure of a gaseous mixture total pressure of gaseous mixture is sum of partial pressure of all gases। ये कह रहा है कि अगर कोई मिक्सचर है उसमें नॉन रिएक्टिव गैसेस है, तो टोटल प्रेशर गैसेस मिक्सचर का होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होगा। मतलब आप नीचे में डायग्राम बनाना, कंटेनर में ए बी सी 3 गैसेस है, एक के नंबर ऑफ मोल्स Na, दूसरे के Nb, तीसरे के Nc, जो आपका टोटल प्रेशर होगा वो Pa, एक सेकेंड, टोटल प्रेशर होगा Pa प्लस Pb प्लस Pc के बराबर होगा। ये कहना चाह रहा है ये। मतलब अब एक एग्जांपल से मैं और समझा दे रही हूँ। मान लो मैम एक कंटेनर, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर वो होता है कि जैसे इसमें 3 गैस है, ठीक है, तो
ए जो है अकेला कितना प्रेशर लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। बी अकेला प्रेशर कितना लगा रहा है, टोटल तो पूरा तीनों मिला के लगाएगा ना, अकेला एक कितना लगा रहा है, दैट इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल मतलब हाफ, मतलब कि कुछ पार्ट। तो मान लो एक कंटेनर, इसमें O2 ऑक्सीजन रख दिया मैंने, और एक कंटेनर में मैंने नियॉन गैस रख दिया, ठीक है। अब मान लो ऑक्सीजन अकेला प्रेशर 2.2 एटीएम लगा रहा था, और नियॉन अकेला 0.6 लगा रहा था। अब इन दोनों को मैं मिक्स कर दूं, O2 प्लस N2 नियॉन, तो अब ये कितना प्रेशर लगाएगा, दोनों का सम लगाएगा, 0.2 प्लस 0.6, तो आप लगाएगा 0.8 एटीएम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं कर रही हूँ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। डाल्टन्स लॉ में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन डाल्टन्स लॉ, तो आपको कुछ नहीं करना, डेफिनेशन लिखना, ऐसे एक बॉक्स बनाना, उसमें 3 गैसेस दिखा के इनके टोटल प्रेशर कर देना। इसके आगे मैं कुछ और भी बताऊंगी अभी। ये रब कर दूं, इशिका विभूति, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम, नो डाउट। ओके। अब देखो अगर मैं इंडिविजुअल एक कंटेनर में आपका कितना गैस है, 3 गैस है, मैंने ABC 3 गैस लिया आपका, A B C, और ए ने प्रेशर लगाया PA, बी ने लगाया PB, और पी ने लगाया PC, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। और नंबर ऑफ मोल्स मान लो ए की Na है, बी की NB है, और सी के NC है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं सबके लिए आइडियल गैस इक्वेशन, तो क्या होता है, PA का लिखूं अगर मैं फॉर ए गैस, तो इसका प्रेशर तो PA है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या, Na/RT/V, यही होगा। कोई दिक्कत है? अगर मैं पीबी के लिए लिखूं तो क्या होगा, NB/RT/V। अगर मैं पीसी के लिए लिखूं तो NC/RT/V, ठीक है। अब हमें पता ना हम टोटल प्रेशर क्या लिखा था, डाल्टन्स लॉ क्या कहते हैं, जो टोटल प्रेशर होता है वो तीनों गैस के प्रेशर के सम के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं पीए की जगह पुट कर दूं ये वैल्यू, पीए की वैल्यू क्या हम निकाला ऊपर, Na/RT/V, पीबी की क्या निकाला मैंने, NB/RT/V, और पीसी के क्या निकाला, NC/RT/V। तो अब देखो सब में RT/V कॉमन है, तो अगर मैं RT/V कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, Na+NB+NC, और मैंने RT/V क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। अब Na+NB+NC क्या होगा, टोटल मोल्स है, वो गैस में 3 ही गैस है ना, और तीनों गैस के मोल्स को ऐड करेंगे तो हमें टोटल मोल्स मिल जाएंगे, तो हम इसे NT लिख देते हैं। NT इज इक्वल टू, NT मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, RT/V। तो यहाँ से इक्वेशन मिल गया, जो आपका P टोटल प्रेशर है वो NT/RT/V आया। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे बढ़ रहे हैं, आपने नोट डाउन कर लिया?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। ग्राहम and effusion. Diffuse and effusion. क्या डिफ्यूजन? मैम योर वॉइस इज डिफ्यूजन ये ब्रेकिंग। होता है अगर आप पढ़ने जा रहे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो देखो क्या होता है, अगर एक कंटेनर में दो या दो से ज्यादा गैस को क्या कर दो, ठीक है, अगर मैं कंटेनर में क्या करूं, जैसे मैंने हीलियम भी डाल दिया, नियॉन भी डाल दिया, या फिर मैंने 3 गैस डाल दिया, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, तो ये 3 गैस क्या होंगे, आपस में मिक्स कर जाएंगे। क्योंकि तुम्हें पता है ना गैसेस होती है हल्की स्पीड, तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैम क्या योर होता है, वॉइस जब इज ब्रेकिंग। गैस अभी भी ब्रेक कर रहा है। यस मैम, बीच में पूरा ब्रेक हो गया। अब तो नहीं कर रहा है ना? अब बेटर है। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन क्या है। मान लो आपका मैंने एक कंटेनर में 3 में कर दिया, कौन कौन सा गैस, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, तो ये आपस में मिक्स कर जाएंगे। तो गैस हो रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो आपस में मिक्सिंग हो रहा है इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। और जो आपका इफ्यूजन क्या है, मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और मैंने बीच से एक पार्टीशन कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे गैस ले लिया हाइड्रोजन, यहाँ पे ले लिया हीलियम, और मैं इसमें एक होल कर दूं, तो करूंगी तो ये गैस इसमें मूव करेगा। तो आपका दो आपस में मिक्स करके होल थ्रू स्मॉल होल, देन इट इज कॉल्ड इफ्यूजन। उसे क्या कहेंगे हम? इफ्यूजन। तो आपका डिफ्यूजन क्या है, जब 2-3 गैस आपस में मिक्स कर दे, कंटेनर में मैं डाल दूंगा, खुद ब खुद वो मिक्सिंग हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और मैं 2 गैसेस लूं, बीच से पार्टीशन कर दूं, और फिर उस पार्टीशन में मैं होल कर दूं, तो जो आपस में गैस जो मिक्स करेगा होल के थ्रू, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। होल के तो थ्रू मैं वो आपको मिक्स डेफिनेशन लिखा करेगा। रही हूँ व्हाट इज। हाँ, अगर देखो ना, अगर ये कंटेनर है और मैं इसमें, मान लो बाहर में एयर है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने गैस रख दिया, कोई भी कोई ये नहीं, और मैंने इसमें हल्का सा होल कर दिया, तो ये सारे गैस कहाँ होंगे? बाहर चले जाएंगे, हाँ या ना? यस तो ये मैम। जाके एयर में मिक्स हो गया ना। तो ये जो होल के थ्रू जो मूवमेंट हो रहा है, किसी पर्टिकुलर स्मॉल सा होल, उसी को हम इफ्यूजन कहते हैं। गैस हुआ, वो मूव फास्ट करेगा एज कम्पेयर टू हेवियर गैस, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा मैंने हीलियम रख दिया, यहाँ पे मैं, अब मान लो मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर दिया, मैंने यहाँ पे हीलियम रख दिया, यहाँ पे नियॉन रख दिया। मान लो हीलियम जो आपका लाइटर गैस है, नियॉन एयर है, मैंने यहाँ पे एक होल कर दिया, तो आपका जो लाइटर गैस है वो फास्ट मूव करेगा, मतलब नियॉन की तरफ। क्लियर है? अगर बिना होल के मिक्सिंग हो रहा है गैस को, डिफ्यूजन, मिक्सिंग। आपने सुना ही होगा, जैसे मिक्सिंग में समझाती, अगर कोई परफ्यूम लगाता है तो आपको स्मेल आती है ना, अगर कहीं दूर भी लगाया तो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे आपका डिफ्यूजन हो रहा है, वो गैस क्या हो रहा है, जो परफ्यूम की जो स्मेल का जो गैसेस बन रहा है वो आप तक पहुंच रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, एयर में मिक्स होके। तो जो एयर में वो परफ्यूम का जो गैस मिक्स हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ गैस इन एयर इज कॉल्ड डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिखवा रही हूँ, एग्जाम में यही आएगा, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन पूछेगा, और इसलिए क्वेश्चन मैं करा दूंगी, वो आएगा। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, नोट डाउन कर लो। when two or more gases when two or more gases are allowed when two or more gases are to mix allowed to mix in a container
then due to random motion किधर भी मूव कर सकता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, रैंडम मोशन of gaseous molecules intermixing of gases take place is called diffusion. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, lighter molecules diffuse faster than heavier molecule. And the third point is when gas particle are allowed to move out through a pinhole. पिन मतलब छोटा सा पतला सा पिन के बराबर, through a pinhole is called towards low pressure, मतलब जिधर गैस का कम प्रेशर है वो उधर ही मूव करेगा, towards low pressure region is called as effusion. लिख लो, एक लास्ट पॉइंट लिखना, gaseous particle move from higher concentration to lower concentration. No, don't worry. डन, आगे बढ़े इशिका एंड विभूति? यस मैम। देखिए अब मैं लॉ लिखाने जा रहा हूँ, ग्राहम ने कौन सा लॉ कहा था, अब मैं लॉ बताऊंगी, लॉ क्या क्या होता है। पहले तो मैंने तुम्हें इफ्यूजन और डिफ्यूजन समझा दिया कि क्या होता है, अब लॉ क्या है लिख लो।
देखो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, at constant pressure and temperature, rate of diffusion, rate of diffusion, rate of diffusion या effusion, diffusion समझो या effusion समझो, जो rate होगा is inversely inversely proportion to square root of density, to square root of density. मतलब ये कह रहा है कि जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन है R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी ज्यादा तो आपका रेट कम. ओके और आपको पता है ना डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो हम रेट एक तरह से कह सकते हैं जो रेट है आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है. जिसका मास ज्यादा उसका रेट कम. इसी पे आपको क्वेश्चन आएगा, मैं भी कराऊंगी क्वेश्चन तो आपको आइडिया मिल जाएगा. एंड मैम वॉल्यूम का वॉल्यूम कांस्टेंट तो हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखते हैं आपको वॉल्यूम तो फिक्स है. कुछ मान लो मैंने एक ले लिया आपका 1 लीटर गैस, ठीक है. मैंने 1 लीटर हाइड्रोजन लिया, 1 लीटर आपका कार्बन ले लिया, ठीक है. तो अब दोनों को वॉल्यूम मैंने सेम रखा. अब बात करें डेंसिटी, डेंसिटी तो मास पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम तो सेम है. तो अगर मैं डेंसिटी टेम्परेचर भी फिक्स रख दिया कि टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और आपका प्रेशर 1 atm है, तो आप बताना हाइड्रोजन का मास 1 होता है और कार्बन का क्या होता है 12. तो जिसका मैम मास मास ज्यादा उसकी कांस्टेंट नहीं होता था. नहीं, क्योंकि हम गैस का कंपेयर करेंगे ना, गैस पर डिपेंड करेगा ना. अगर मैं दो गैस को मिक्स करूं, हाइड्रोजन और आपका कार्बन, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है 12. तो आप किसका मास ज्यादा है, कार्बन का. तो उसका जो रेट होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, कम होगा. मतलब वो कम डिफ्यूज करेगा, कम फ्लो करेगा. और हाइड्रोजन का जो मास है वो कम है, वो हल्का गैस लाइटर, तो उसका रेट ज्यादा होगा. मैम समझ में मैं नहीं आया. मैंने ये कहा कि जो आपका रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी जो है वो मास पे डिपेंड करता है. डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. अब मैंने इस कंटेनर लिया, ठीक है. कंटेनर में मैंने इधर ले लिया 1 लीटर आपका हाइड्रोजन गैस और यहाँ लिख लिया 1 लीटर आपका ऑक्सीजन गैस, ठीक है. तो अब मैंने बताया कि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा जिसका मास कम होगा. तो हाइड्रोजन का मास कितना है 1 है और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, ठीक है. तो अब बताओ ऑक्सीजन का मास ज्यादा है 16, तो इसका अब देखो मास और रेट में क्या है रिलेशन है, इनवर्सली है. मास ज्यादा तो रेट कम. तो ऑक्सीजन का मास 16 है, मतलब आपका रेट कम होगा. हाइड्रोजन का मास 1 है, मतलब रेट ज्यादा होगा. तो जनरली आप समझो कि मास पे ही डिपेंड करता है. मैं भी क्वेश्चन एक कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा. मैम वही मैं पूछ रही थी वॉल्यूम का, तब क्या हुआ. वॉल्यूम भी फिक्स हो गया ना. मैंने 1 लीटर लिया H2, 1 लीटर लिया O2, दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, फिक्स है, कैंसिल आउट. हमें बस मतलब है मास से. अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी आपको क्लियर होगा, बस इसको नोट डाउन कर लो, मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ. हो गया, मैं क्वेश्चन कराऊं.
मैं क्वेश्चन करा रही हूँ अब। क्वेश्चन है विच गैस डिफ्यूज फास्टर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे कौन सा गैस फास्ट डिफ्यूज करेगा? पहला आपका ऑप्शन है हीलियम, दूसरा है SO2, तीसरा है CO2 और फोर्थ है आपका N2। तो आपने पढ़ा डिफ्यूजन का जो रेट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेट कम होगा। पर आपसे पूछा कि कौन फास्ट डिफ्यूज करेगा, ठीक है। तो हीलियम का मास होता है आपका 4, ठीक है। SO2 का जो मास होता है वो आपका होता है सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 32, 64। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन का 32, 44 होता है इसका। हाँ मैम पूछो। इधर हीलियम तो एलिमेंट हो गए, बाकी सारे कंपाउंड हो गए। उससे SO2 गैस, वी आर नॉट कंपेयरिंग एनी एलिमेंट एंड कंपाउंड, वी आर जस्ट कंपेयरिंग गैस, ठीक है। कंपाउंड इससे मतलब नहीं है, हमें गैस से मतलब है। तो SO2 इज ऑल्सो गैस, CO2 इज ऑल्सो गैस एंड N2 इज ऑल्सो अ गैस। तो इसका मास हो गया 28। आप देख लो मास किसका ज्यादा है आपके हिसाब से? SO2 का मास ज्यादा हो रहा है, तो इसका रेट क्या होगा? कम होगा, मतलब ये स्लो डिफ्यूज करेगा। सबसे मास कम किसका? हीलियम का है, तो इट विल डिफ्यूज फास्टर। एक और मैं क्वेश्चन कराती हूँ, आप नोट डाउन कर लो, एक और कराऊंगी मैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन ये है, नोट डाउन करो। इफ helium and methane are allowed to diffused in a gaseous container at 27 degree C and 1 atm pressure जो भी आपका, then ratio of then ratio of rate of ratio of rate of diffusion ऑफ हीलियम एंड मिथेन। आपको रेशियो बताना रेट ऑफ डिफ्यूजन का, ठीक है। तो अगर मैं, हमें पता है जो रेट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास होता है, ठीक है। तो अगर मैं पहला बात करूं हीलियम का रेट RHE, तो यहाँ पे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, हम यहाँ मास भी किसका लेंगे? हीलियम का लेंगे। तो हीलियम का मास कितना होता है? 4 होता है। तो 1/√4 मतलब 1/2 आ गया आपका, ठीक है। अब मैं दूसरा बात कर रही हूँ रेट ऑफ मिथेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास ऑफ मिथेन, ठीक है। तो अब मिथेन का मास कितना होता है? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 16 होता है। तो 1/√16। तो यहाँ से क्या आ गया आपका? √16 किसका रूट होता है? 4 का होता है। 1/4। अब हमको इन दोनों का रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा है। तो रेशियो निकाल दो आप, मतलब हीलियम को रेट ऑफ हीलियम बाई रेट ऑफ मिथेन कर दो। तो हीलियम का रेट क्या है आपका? 1/2 है, और मिथेन का क्या है? 1/4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/2/2 कट के रेशियो 2 कटेगा 2 टाइम्स में, तो आपका रेशियो आ जाएगा 2:1।
तो आपसे क्वेश्चन यही आएगा, पूछेगा कि कौन फास्टर डिफ्यूज करेगा, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो निकालिए, यू हैव टू फाइंड रेशियो। मैम सो the temperature and the pressure is just given like that. हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। आगे बढ़े। हो गया ये, इशिका एंड विभूति। ओके इशिका। यस अब हमारे पास 2 टॉपिक बचा है। एक बचा है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और रियल गैसेस पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे पूछ रही थी कि थर्मो स्टार्ट करूं, या इक्विलिब्रियम, या फिर ऑर्गेनिक, क्या पढ़ना चाह रहे हो आप लोग? मैम we'll go in sequence and then प्लीज पार्डन। मैम इसके बाद वाला चैप्टर होंगे। ओके ओके ठीक है, जो भी इसके बाद में वो करवा दूंगी, फिर मतलब सीरीज में ही चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का पेपर कब है? मैम मेरा तो 10 दिसंबर को हो गया था। 11 का फाइनल हो गया आपका? यस मैम। आपके स्कूल में 12th की क्लासेस चल रही होंगी? नहीं मैम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, मतलब आपका हो चुका है ना। अनविभूति, व्हाट अबाउट यू? हम अभी UT4 चलेंगे अभी। तो आपका फाइनल पेपर नेक्स्ट कब वीक होगा 11th का? मैम फरवरी एंडिंग में। ओके ठीक है, तो फिर इशिका अभी आपका नहीं है, तो आप 11th कर लो, उसके बाद देन विल डू 12th। ओके। यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है आज जो मैंने पढ़ाया आपको? आइडियल गैस इक्वेशन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर। नो मैम नो डाउट।